कहते हैं कि भगवान एक है, मानते नहीं है। इंसान रिश्तों के मामले में इतना गिर चुका है कि अब वो सिवाय आर्थिक लाभ के और कुछ नहीं सोचता। तो इंदु मेरे जीवन में थी तो मैं हिंदी का लेखक बन गया। जो आपका बेस्ट है वो 40-45 तक हो जाता है, उसके बाद आप लिखते रहते हैं। बदलाव जो है वो एक शाश्वत सत्य है। बस दुनिया में दो ही महान कथाकार हैं, एक प्रेमचंद है और एक मैं हूँ। और मेरे सामने प्रेमचंद भी क्या है, जो मैं ही मैं हूँ तो क्या मैं हूँ। तो मैं कहानियों में संवादों का इस्तेमाल करता हूँ और अपने नए लेखकों को बताता भी हूँ कि किस तरह पात्र के अनुसार संवाद होने चाहिए। मेरी पूरी लेखनी में कहीं भी आपको बेईमानी नहीं मिलेगी। मेरा जीवन एक खुली किताब है, लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, मैंने कुछ छुपा के नहीं रखा हुआ। कहानी में दो शब्द हैं, कहा और नहीं कहा। इंदु शर्मा कथा सम्मान अब वो भी बिक गया, आरएसएस वालों ने खरीद लिया। मैंने कम से कम 8 से 10 कहानियाँ मुस्लिम परिवारों पर लिखी हैं। बड़े आलोचक अगर ये कहें कि ये कफन के आगे की कहानी है तो इसका मतलब है कुछ अच्छा हो गया। ज़किया जी जैसी महिला हो जिसको देख के आपको ये लगे कि अगर भगवान है तो शायद ऐसे होते होंगे। हिंदी के अलावा कहीं और प्रवासी साहित्य है ही नहीं। हमारे यहाँ हिंदी में ये एक परंपरा बन गई है कि साहित्य को खांचों में और विमर्शों में बांट दो। प्रवासी साहित्य की कोई परंपरा कभी नहीं बन पाएगी। राजेंद्र यादव किसी दिन गुस्से में कहेंगे कि प्रवासी साहित्य हिंदी साहित्य का कचरा है, और फिर मैं उनसे लड़ूंगा। भारत की किसी भी सरकार 15 अगस्त 1947 से आज जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, इंटरव्यू शूट कर रहे हैं, किसी भी सरकार की हिंदी को लेके ना तो कोई नीति है और ना कोई नियत है। एक होते हैं आंकड़े, एक होता है ज्यादा आंकड़े, और एक होता है सफेद झूठ। ये आंकड़े ही सफेद झूठ बन जाते हैं। नीति बनाना जो है वो गंभीर काम है, वो बातों से नहीं होता है। भाषा को आगे बढ़ाने के लिए नीतियां बनानी पड़ेंगी, और वो नीतियां तब तैयार होंगी जब गंभीरता से उस पर काम होगा। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि ये बताया गया हो कि विश्व हिंदी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ तो कितने नए हिंदी बोलने वाले पैदा हुए न्यूयॉर्क में? अजब सी बात है, अजब सा ये फसाना है कि अपने शहर में अपना नहीं ठिकाना है। ये पंक्तियां हैं तेजेंद्र शर्मा जी की, और इसी गज़ल की आखिरी पंक्तियां हैं, यहाँ समझते हैं इंसान को सभी इंसान, तभी तो अब मुझे वापिस न गांव जाना है। इन दो पंक्तियों को तेजेंद्र शर्मा जी ने जब लिखा होगा तो उनके मन की स्थितियां क्या रही होंगी, बतौर लेखक, बतौर कवि, बतौर रचनाकार, बतौर हिंदी प्रेमी। लंदन में तेजेंद्र जी न केवल साहित्य की, भारतीयता की, हिंदी की अलख जगा रहे हैं, बल्कि दुनिया भर में जो प्रवासी रचनाकार हैं, कथाकार हैं, उनको भी सम्मानित करते रहे हैं। और देश और दुनिया के विश्वविद्यालयों में आपके काम की, बतौर कथाकार, बतौर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, बतौर साहित्य सेवी, बतौर कवि, बतौर संपादक, बतौर वक्ता, आपकी जो पहचान रही है साहित्य तक के बातें मुलाकातें कार्यक्रम में, आज साहित्य तक स्टूडियो में हम तेजेंद्र शर्मा जी के जीवन की उस यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे जिसने उनको निर्मित किया और जिससे चलकर आज वो यहाँ तक आए हैं। मैं जयप्रकाश पांडे हूँ। आप जानते हैं ये हमारा साहित्यिक कार्यक्रम है जिसमें मैं कोशिश करता हूँ कि साहित्य तक के दर्शकों को हिंदी साहित्य जगत की उन शख्सियतों के जीवन कर्म के बारे में पता चल सके
जिनसे हमारा साहित्य गढ़ा गया, जिनसे हमारी हिंदी बनी, जिनसे हमारा आज बना है। तेजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जयप्रकाश जी। अच्छा लग रहा है कि हम आज उस जगह बैठे हैं जहां ऐसे लोग बैठ के आपसे बातचीत करके गए हैं जिनसे हमने लिखना सीखा है। तो आज हम देखते हैं कि हम क्या बात कर पाते हैं। तेजेंद्र जी, सबसे पहला सवाल जहाँ से मैंने बात शुरू की थी, ये अजब सी बात है, अजब सा ये फसाना है कि अपने शहर में अपना नहीं ठिकाना है। ये कौन सा भाव था, कौन सी मन स्थिति थी जहाँ अ, तेजेंद्र शर्मा का कवि मन उस स्तर पर जा पहुँचता है जो आखिरी पंक्तियों में कहता है कि मैं जिस जगह पर हूँ वहाँ लोग इंसान को इंसान समझते हैं और इसलिए मैं अब गांव वापस नहीं जाना चाहता। अपनी माटी, अपनी भाषा से जो आपका प्रेम है वह जग जाहिर है। उसके लिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, हमारे दर्शक गूगल पर जब भी चाहेंगे तेजेंद्र जी का परिचय ढूंढ सकते हैं। व्यापक लेखन है, प्रचुर लेखन है, लगातार आप सक्रिय रहे हैं, काम करते रहे हैं। लेकिन ये मानस जब आपने इन पंक्तियों को लिखा था, भारत से लंदन की यात्रा आपकी कैसे शुरू हुई? आपका जन्म जो है वो पंजाब के जगरांव के रेलवे क्वार्टर में हुआ। ये जो यात्रा आपकी है वो उसकी शुरुआत, हम उसकी कहानी जानना चाहेंगे। भाई जयप्रकाश जी, बात यह है कि मैं बॉम्बे में एयर इंडिया में फ्लाइट पर्सर की नौकरी करता था। मैं केवल इंडियन नहीं था, एयर इंडियन था। इस वजह से मैं केवल भारत में नहीं रहता था, मैं भारत में भी रहता था। तो मैं फ्लाइट पर्सन होने की वजह से पूरी दुनिया घूमता था। शायद ही कोई ऐसा देश होगा जिसके बारे में मैं ये कह सकूं कि मैं वहाँ नहीं गया। दो चार को छोड़ के लगभग हर जगह गए। तो मैं बेसिकली अंग्रेज़ी पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मैंने स्कूल में पढ़ाई की जब शुरुआत की थी तो गुरमुखी पंजाबी में की थी। जब दिल्ली आए तो छठी, सातवीं, आठवीं में मुझे हिंदी पढ़नी पड़ी, तो समझने में काफ़ी मुश्किल हुई। 9th के बाद हम साइंस स्टूडेंट हो गए तो सब कुछ अंग्रेज़ी में था। फिर बीए ऑनर्स इंग्लिश किया, फिर एमए इंग्लिश किया, तो हिंदी पढ़ने का कोई मौका बना नहीं। मगर ये था कि घर में हमारे बाबूजी जो फादर मेरे थे वो उर्दू के लेखक थे, तो ज़बान को लेके बहुत पर्टिकुलर थे कि भाई अगर आप पंजाबी बोलें तो लगे कि पंजाबी बोल रहे हैं, और अगर हिंदी बोलें तो उसमें पंजाबियत सुनाई नहीं देनी चाहिए, और जब अंग्रेज़ी बोलें तो सामने वाला समझे कि हाँ कोई अंग्रेज़ बोल रहा है। तो उस वजह से मेरा जो ब्रॉटअप है, जो परवरिश है, वो एकदम ऐसी है कि मुझे हर ज़बान सही ढंग से बोलनी है। अब जब बॉम्बे गए तो पत्नी ने पीएचडी शुरू की हिंदी में। वो एमए हिंदी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जहाँ से मैंने एमए अंग्रेजी की थी। तो उसने कहा कि आप भी ये नॉवेल्स पढ़ लीजिए, तो कम से कम हम डिस्कस कर पाएंगे कि भाई साहित्य के एंगल से आप क्या सोचते हैं। और यकीन मानिए मैं करीब 70 नॉवल पढ़ गया जो 1975 और 80 के बीच लिखे हुए थे। उन तमाम लेखकों को मैंने पढ़ डाला। और एक दिन मैंने उससे कहा कि भाई ऐसा तो मैं भी लिख सकता हूँ। तो उसने कहा लिखिए। तो मैंने लिखा तो वो हंसने लग गई। उसने कहा देखिए आप करते क्या हैं, आप अंग्रेज़ी में सोचते हैं, फिर उसका दिमाग में हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं और उसके बाद फिर हिंदी लिखते हैं। उससे ये हो जाता है कि आपकी सारी ग्रामर गलत हो जाती है, पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब गलत हो जाता है। और उसने मुझे दिखाया, एक सेंटेंस लिखा हुआ कि मैं गया दिल्ली। तो उसने कहा देखिए आपने सोचा आई वेंट टू दिल्ली, उसका हिंदी ट्रांसलेशन गया मैं गया दिल्ली, लेकिन हिंदी में ऐसा होता नहीं है। तो उसने कहा पंजाबी में सोचा करिए और हिंदी में लिखा करिए, उससे आपकी ग्रामर ठीक रहेगी। तो ये मेरा पहला गुरु मंत्र था लिखने के बारे में।
तो वहाँ मैंने हिंदी की पहली कहानी लिखी बॉम्बे में। उससे पहले अंग्रेज़ी की 2 किताबें छप चुकी थी। मैंने लॉर्ड बायरन और जॉन कीट्स पर 2 किताबें लिखी थी अंग्रेज़ी में। तो मेरी पत्नी ने मेरी करीब पहली 25 कहानियाँ ठीक की, भाषा के स्तर पे और लेखन के स्तर पे। अगर वो नहीं होती तो मैं हिंदी का लेखक नहीं होता। तो लेखन की प्रवृत्ति मतलब ये लौ जो है आपको पिताजी से मिली या पत्नी से मिली, एक प्रश्न है। और इसी के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है कि ये लिटरेचर से आपका लगाव कैसे था, क्योंकि अंग्रेजी आप साहित्य क्यों चुना? आप दूसरी क्षेत्र में जा सकते थे। भाषाओं से ये प्रेम या साहित्य से यह प्रेम की का बीज कहाँ से आप? आपको काफ़ी हैरानी होगी जब मैं आपको बताऊंगा कि मैं सुबह बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करता था और शाम को दिल्ली कॉलेज में मैंने बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लिया और वहाँ अंग्रेज़ी का एक लेक्चर था। तो हमारे जो पढ़ाने के लिए आए मिस्टर खजांची, वो पढ़ा रहे थे, तो मैंने उनसे एक सवाल पूछ लिया। तो उनका सवाल था, व्हाट आर यू डूइंग हियर? मैंने कहा जी कॉमर्स करने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा क्लास के बाद मुझे मिलो। वो मुझे ले गए। वो कहते, यू आर नॉट मेंट टू बी हियर, यू आर मेंट टू बी इन इंग्लिश ऑनर्स। जो सवाल तुमने पूछा है वो आज तक मेरे से किसी ने इंग्लिश ऑनर्स में नहीं पूछा। तो ही मेड श्योर एंड ही टॉक टू द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन कॉमर्स, मिस्टर रियाज उमर। उनसे कह के मुझे बीकॉम से निकाल के इंग्लिश ऑनर्स बना दिया। अच्छा, अब क्योंकि फादर जब भी लिखते थे उनका पहला श्रोता मैं होता था। वो मुझे सुनाते थे, ये गज़ल लिखी है, ये अफ़साना लिखा है। कहानी को अफ़साना कहते हैं उर्दू में। और ये अफ़साना लिखा है, ये उपन्यास तक लिखे उन्होंने। तो जो बीज थे साहित्य के वो तो थे, लेकिन उन्हें तराशा मेरी पत्नी ने। और मेरी पत्नी ने मुझे सिखाया कि साहित्य किस तरह से रचा जाता है। फिर उनको कैंसर हो गया। तो तेजेंद्र जी, मेरा प्रश्न ये है कि आप चूँकि दुनिया भर में शुरुआती यात्राएं आपकी लगातार एयर इंडिया के साथ रही हैं, और आपने कहा कि मैं इंडियन के साथ साथ एयर इंडियन भी मानिए मुझे। ये जो भाषाओं का संकट पूरी दुनिया में है, या जो ये एक तरह का अपनी जड़ों की ओर लौटने की जो एक प्रवृत्ति पूरी दुनिया में देखी जा रही है अभी सियासत के तौर पर, भाषाओं का टकराव हो रहा है, सांस्कृतिक टकराव हो रहे हैं, जातियों के टकराव हो रहे हैं, मजहबी टकराव हो रहे हैं। और पूरी दुनिया, अमेरिका से लेकर यूरोप से लेकर एशिया तक, सभी देश कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में एक तरह की कट्टरता का शिकार हो रहे हैं या एक तरह की टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी अपनी बुनियादी शुरुआत की आपने जो बात की उसमें पंजाबी, उर्दू, अंग्रेज़ी और हिंदी 4 भाषाओं का मिश्रण है। आपका अपना अनुभव क्या कहता है कि भाषाएं हमें समृद्ध करती हैं या भाषाओं को एक दूसरे से टकराव का रास्ता अख्तियार करना चाहिए? भाई जयप्रकाश जी, बात यह है कि पर्सन टू पर्सन भाषाओं में कोई समस्या नहीं है। मैंने आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा। मैं देखिए एयर इंडिया में था तो रोज़ नए लोगों से मिलता था। मैं इंग्लैंड में हूँ तो रोज़ नए लोगों से मिलता हूँ। मैं रेलवेज़ में नौकरी करता हूँ। मैं पहले रेलवेज़ में ट्रेन चलाया करता था, अब मैं 5 स्टेशंस का मैनेजर हूँ। तो मैंने कभी नहीं देखा कि भाषा को लेकर कोई 2 इंडिविजुअल आपस में लड़ रहे हैं। भाषा को लड़ाई का अस्त्र शस्त्र बनाते हैं राजनीतिज्ञ। उन्हें अपनी गद्दी, अपने वोट लेने हैं। वो उसके लिए किसी हद तक जा सकते हैं कि लोग लड़ मरें, कट मरें, मगर वो इलेक्शन जीते। तो अगर राजनीति ना हो तो मैं तो एज क्रू मेंबर
चेन्नई भी जाता था, मैं केरल में त्रिवेंद्रम भी जाता था। मैंने देखा कि वहाँ आम आदमी को कोई समस्या नहीं है, हिंदी में बात करने की कोई समस्या नहीं है। और बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा रोल है इसमें कि बॉलीवुड ने हिंदी को पूरी दुनिया में पहुंचाया है। और चाहे वो कैसी भी हिंदी है, देखिए, जो हिंदी दो तीन स्तर पे होती है, एक बोली के तौर पे, एक भाषा के तौर पे और एक साहित्य के तौर पे। तो आप हर आदमी से साहित्यिक भाषा तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, उसकी उम्मीद नहीं लगा सकते, लेकिन बॉलीवुड ने इतना कर दिया है कि अब जो भारतीय विदेशों में रहते हैं वो आपस में हिंदी में बात करने में गुरेज नहीं करते, उनको कोई समस्या नहीं है। और जहाँ तक धार्मिक उन्माद या लड़ाई की बात है, वो तो साहब ऐसा है कि पिछले 2000 साल में इतनी धार्मिक लड़ाइयाँ हुई हैं, इतने इन्वेजन हुए हैं कि आप उससे मुक्ति आज तक नहीं पा सके। वो रूप बदल लेती है, कभी वो क्रूसेड कहलाता है, कभी वो किसी तरह का जिहाद कहलाता है। ये होता रहा है, आज भी हो रहा है, क्योंकि समस्या ये है कि जैसे दो चार दुकानें हैं ना, कहते हैं मेरी दुकान का माल तेरी दुकान से अच्छा है। ये कुछ मजहब में भी है कि मेरी दुकान का माल तेरी दुकान से अच्छा है। कहते हैं कि भगवान एक है, मानते नहीं है। ये समस्या है। आप मुंबई से लंदन कैसे पहुंचे, और अभी प्रवासी भारतीय के रूप में या एक ऐसे भारतीय के रूप में जो जिसके पास ब्रिटिश नागरिकता है और ब्रिटिश के नागरिक भी हैं, यह यात्रा कैसे हुई और किस तरह से एयर इंडिया से आप लंदन रेल की उड़ान कहाँ से आ गई, मुझसे आसमान से सीधे जमीन के धरती के पहियों पर क्यों उतर आए? दरअसल क्या हुआ कि मैं तो फ्लाइंग करता था, तो कभी 15 दिन 20 दिन के लिए बाहर चला जाता था, घर नहीं होता था। तो जब पत्नी को कैंसर हुआ, उसके बाद वो रिलैप्स हुआ और सेकेंडरी कैंसर हो गया, तो 1995 में उनकी मृत्यु हो गई कैंसर से। बच्चे छोटे थे, तो समझ नहीं आता था कि भाई अब क्या किया जाए। अगर मैं कोई दूसरी नौकरी लेता तो मैं अचानक एकदम आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हो जाता। एक क्रू मेंबर के तौर पे अलाउंसेस डॉलर में मिलते थे और खर्च हम रुपए में करते थे, तो हम थोड़े से वेल टू डू थे। लेकिन अगर आप नीचे आके ज़मीन वाली नौकरी करेंगे और वो फिर रुपयों में ज़िंदगी होगी, तो वो पहले बहुत फ़र्क हो जाता था। तो मेरे पास मौका था लंदन में सेटल होने का, तो मैं बच्चों को लेके लंदन चला गया, उनकी पढ़ाई लिखाई वहीं कराई और अब बच्चे बड़े हो गए। तो जाने से पहले मेरे 3 कहानी संग्रह हिंदी में वाणी प्रकाशन से छप चुके थे। काला सागर मेरा पहला संग्रह था जो 1990 में छपा, 1994 में ढिबरी टाइट और उसके बाद 1999 में देह की कीमत। ये 3 कहानी संग्रह छप गए थे बिफोर आई एक्चुअली वेंट टू लंदन। तो मैं जब भारत में भी लिखता था तो मेरे थीम भारत के हिंदी लेखकों से अलग होते थे, क्योंकि मेरी दुनिया अलग थी। मैं एक दिन कुवैत में था, एक दिन रोम में था, तीसरे दिन जापान में था। तो मेरी कहानियों में जापान भी आएगा, मेरी कहानियों में कुवैत भी आएगा, मेरी कहानियों में ऐसा एयर क्रैश आएगा जो दुनिया को नए किस्म का संदेश देगा कि इंसान रिश्तों के मामले में इतना गिर चुका है कि अब वो सिवाय आर्थिक लाभ के और कुछ नहीं सोचता। कि काला सागर कहानी है कि एक विमान का क्रैश हो गया, 329 लोग मर गए, लेकिन हर इंसान जो है, जो जिसके रिश्तेदार मर गए हैं, वो कोशिश कर रहा है हाउ टू कैश ऑन द क्रैश, उससे कितना लाभ उठा सकता है। किसी को रुचि नहीं है कि
डेड बॉडी कहाँ है, मिली नहीं मिली। डेड बॉडी पहचानना बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ लंदन जाने का मौका मिलेगा, वहाँ जाके कुछ शॉपिंग करने का मौका मिलेगा। जब ये कहानी लिखी थी तो सोनी का टीवी और नेशनल का वीसीआर बहुत पॉपुलर थे 80s में, तो वहाँ जाएंगे तो वो खरीद के ले आएंगे। तो ये मेरे विषय तब भी अलग थे, लेकिन लंदन पहुँच के मैंने थोड़ा सा विश्राम लिया और ये तय किया कि अब मैं हिंदी कहानी को बिल्कुल नए विषय दूंगा। और ये जो आपने सबसे पहला सवाल पूछा था, अब वहाँ पहुँचे हम, वो ये था कि जब आप एक नए शहर में जाते हैं एक क्रू मेंबर की तरह, तो वहाँ आपको 5 स्टार होटल का कमरा बुक मिलता है। आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है, आपको रहना है, पैसे मिल रहे हैं, खाना है, टूरिस्ट की तरह बन के आ जाना है। अब आप एक शहर में आके बस गए। अब आप सोच रहे हैं कि आप किसके साथ बात करें। बच्चे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काम है। तो इतने ज़्यादा आप, अच्छा मुझे आदत नहीं थी ऑफिस के काम की, तो ये अब मुझे था कि बंधे हुए घंटों में काम करना है और फिर वापस आना है और कोई बात करने के लिए है नहीं और काम करे चले जाना है। लेकिन वहीं मैं देखता था कि रेलवे में प्राइम मिनिस्टर की पत्नी बिना टिकट के ट्रैवल कर रही थी और उसे पकड़ के उस पर 20 पाउंड का फाइन लगा दिया शरी ब्लेयर के ऊपर। टोनी ब्लेयर प्रधानमंत्री है। मुझे समझ नहीं आया कि प्रधानमंत्री की पत्नी पे कोई टिकट चेकर फाइन कैसे लगा सकता है। अब मेरी मानसिकता भारत की थी, तो मुझे लगा कि ये देश सच में, जो हम भारतीय परंपराओं की बात करते हैं, जिस राम राज्य की हम बात करते हैं, वो इंग्लैंड में सचमुच है। आम आदमी की वहां कदर है। किसी भी बिल्डिंग को कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता जब तक उसके अंदर व्हील चेयर ले जाने की सुविधा ना हो। आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो एक आम आदमी का कितना दर्द है, कितनी सोच है। और आप बाहर से देखेंगे तो सारे घर एक से लगेंगे। ये समाजवाद है कि बाहर से नहीं पता लगना चाहिए कौन अमीर है कौन गरीब है। जब तक आप घर के भीतर नहीं जाएंगे आपको नहीं पता चलेगा कौन किसने कैसा फर्नीचर रखा हुआ है। तो मुझे लगा कि चाहे यहाँ अकेलापन है, लेकिन जो है क्या वो इतना अच्छा नहीं है, वो मुझे वहाँ रोके रखे और मैं यहाँ रह के एक बेहतर इंसान बनूं, रादर देन कि वहाँ जाके परेशान बनूं। तेजेंद्र जी, आप एक बड़ा सम्मान देते हैं रचनाकारों को। इंदु शर्मा यूके कथा सम्मान उसकी बड़ी अपनी ख्याति भी है। ये आपके दिमाग में कब आया कि मैं जो अपना लेखन कर रहा हूँ, नौकरी आप जिस तरह से बता रहे हैं, आपका ये जो यायावरीपन है, चाहे वह बाध्यता थी कर्म की, बचपन भी कोई बहुत अलग नहीं था। पिताजी आपके रेलवे में थे और वो भी स्थानांतरित होते रहते थे, तो बचपन भी आपका इसी तरह से बीता है। और फिर पढ़ाई के बाद आप जब अपनी नौकरी किए तो भी इसी तरह से बीत रहा था कि सुबह कहीं शाम कहीं। ये जो लंदन जाके आपको स्थायित्व एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि काम में भी आया और आपके लेखन में भी मैं दिखता है। यह क्या हो गया, बेघर आंखें, सीधी रेखा की परतें, कब्र का मुनाफा, दीवार में रास्ता। उसके बाद आपकी प्रतिनिधि कथाएं, प्रिय कथाएं, श्रेष्ठ कथाएं, सपने मरते नहीं, गौरतलब कहानियाँ, मौत एक मध्यांतर,
नई ज़मीन नया आकाश आपकी कहानियों का कई खंडों में आई। स्मृतियों के घेरे समग्र कहानियों का जो भाग, ये लगातार जो आपका लेखन चलता रहा, लेखन के साथ-साथ साहित्य सेवियों को भी, रचनाकारों को भी सम्मानित करना, और सम्मानित यहाँ-वहाँ नहीं करना, बल्कि आप बाकायदा उनको लंदन बुलाते हैं, और मैं अगर गलत नहीं हूँ तो हाउस ऑफ कॉमन्स में उसका सम्मान समारोह आयोजित होता है, एक प्रतिष्ठित समारोह, और आपको खुद अपने काम के लिए बहुत सारे पुरस्कार मिले, जिसमें ब्रिटेन का भी पुरस्कार शामिल है। ये जो यात्रा है आपकी, ये जो स्थिरता आई, और ये जो अपने साहित्य के प्रति न केवल स्वयं के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी उनको भी उत्साहित करने की जो सोच थी, ये सब किस तरह से आगे बढ़ा? देखिए, ऐसा है कि मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे जीवन में इंदु थी। तो इंदु मेरे जीवन में थी तो मैं हिंदी का लेखक बन गया। अगर वो ना होती तो मैं नहीं बनता। अब हर व्यक्ति के जीवन में तो इंदु है नहीं। तो मैंने ये तय किया कि मैं टुकड़ा-टुकड़ा इंदु सब में बाँटूँगा। और उसका सबसे अच्छा तरीका ये था कि इंदु की जब मृत्यु हुई तो वो 39 वर्ष की थी। तो इंदु की मृत्यु के करीब 2 महीने बाद अप्रैल में उसकी डेथ हुई और जुलाई में उसका जन्मदिन था। मैं धर्मवीर भारती जी के पास गया और मेरे साथ थे जगदम्बा प्रसाद दीक्षित। तो मैंने कहा, भाई साहब, मैं इंदु के नाम पे एक सम्मान घोषित करना चाहता हूँ। तो भारती जी ने एक तो नाम बताया पुरस्कार का, इंदु शर्मा कथा सम्मान, और कहा कि तब शुरू करना अगर बिना किसी की सहायता के अपनी जेब के पैसों से कार्यक्रम कर सकते हैं। तो मैंने उनको कहा, भाई साहब, ऐसा है, अगर इंदु जिंदा होती तो मेरी सारी सैलरी उसकी थी। अब तो मैं 25% में काम चला लूँगा, तो मेरा तो फाइनेंशियली तो फ़ायदा है। 75% मेरे पास रह रहा है, तो मैं उसका 25% दे दूँगा तो मेरा तो प्रोग्राम हो जाएगा। तो 5 वर्ष तक ये कार्यक्रम बॉम्बे में हुआ, 1995, 96, 97, 98 और 99। और पहली बार हिंदी का कोई कार्यक्रम एक कारपेटेड एयर कंडीशन्ड हॉल में, जो एयर इंडिया का नरीमन पॉइंट पे जो ऑफिस है, वहाँ ये प्रोग्राम था। और ये तय था कि कोई राजनीतिज्ञ नहीं आएगा। हमारे चीफ गेस्ट पहले प्रोग्राम में नेचुरली भारती जी थे, जो 35 मिनट तक गीतांजलि श्री के कहानी संग्रह अनुगूंज पर बोले। उसके बाद जो लोग वहाँ हमारे चीफ गेस्ट बने, उनमें कमलेश्वर जी थे, राजेंद्र यादव थे, मनोहर श्याम जोशी थे, कामता नाथ जी थे, जगदम्बा प्रसाद दीक्षित थे, गोविंद मिश्र थे। ये सब लोग, और उसमें जो साथ में लोग मंच पे कभी बैठते थे, उनमें सूर्यबाला जी थी, सुधा अरोड़ा थी, वो हमारे जजेस भी थे। हम मंच पर उनको ही बिठाते थे जिनको हमने पहले कह दिया, क्योंकि हमारी ऑडियंस में बैठने वालों में भी गुलजार, डॉक्टर धर्मवीर भारती, दूधनाथ सिंह, ये सब लोग ऑडियंस में बैठे हैं आके, क्योंकि सबको लगता था कि हिंदी का कुछ नया ऐसा अच्छा काम शुरू हुआ है जिसमें पारदर्शिता है, और 40 साल से कम उम्र के लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। और मेरा तर्क ये था कि भारती जी, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश अपना बेस्ट तो 40 से पहले लिख चुके थे, उसके बाद तो लिखते गए। तो दैट मीन्स जो आपका बेस्ट है वो 40-45 तक हो जाता है, उसके बाद आप लिखते रहते हैं। अगर आप नहीं ग्रो करते हैं तो ख़त्म हो जाते हैं, अगर ग्रो करते हैं तो अलग बात है। तो मैंने सब कुछ ध्यान में रखते हुए एक ट्रस्ट बनाया जिसमें
विश्वनाथ सचदेव जो उस टाइम नवभारत के संपादक थे, राहुल देव जो जनसत्ता के संपादक थे, नवीन निश्चल जो एक्टर थे, और मैं, हम 4 लोगों ने मिलकर इंदु शर्मा मेमोरियल ट्रस्ट बनाया और उसके बाद ये सम्मान शुरू हुआ। आपने बहुत सारे रचनाकारों की, साहित्यकारों की बात की और जिस तरह से आपने अपनी बात साझा की, वर्तमान में आप क्या देखते हैं? जो हम देखते हैं कि साहित्यकारों के बीच इस समय जब 2025 में हम बात कर रहे हैं, तब साहित्य जगत में उस तरह का अपनापा कम से कम मुझे नहीं दिखता। जिस तरह की बात, जिस तरह के संपर्कों की बात आप कर रहे हैं, इतने उतार भाव से साहित्यकार एक दूसरे के लिए उपलब्ध भी नहीं होते। प्रशंसा के अवसर कम हो गए हैं, एक दूसरे की कृतियों पर आलोचनात्मक परिदृश्य ज़्यादा उभर कर आ रहा है। क्या वजह पा रहे हैं कि जो पीढ़ी, जिस तरह से आपने अपनी अगली पीढ़ी से बहुत कुछ अर्जित किया, भले ही आप उसका श्रेय इंदु शर्मा जी को दे रहे हैं, लेकिन बाद के दिनों में भी निरंतर आपको ये लोग मिलते रहे होंगे। लेकिन वर्तमान में क्या आप मेरी बात से सहमत हैं, असहमत हैं? और अगर सहमत हैं तो ऐसा क्यों है? असहमत हैं तो आप मुझे संशोधित कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे जो दिख रहा है वो सोशल मीडिया एक माध्यम है और दूसरे माध्यमों पर मैं कभी देख नहीं पाता। इतनी ज़्यादा गुटबंदी है, गुटों का कोई नेता भी नहीं है, सभी लोग, मैं कह सकता हूँ कि सोशल मीडिया तो साहित्य का टूल हो सकता था, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो एक तरह से आज मुख्य स्थिति में स्थापित है। लेखन हो रहा हो या ना हो रहा हो, लेकिन सोशल मीडिया का प्रयोग साहित्यकार एक दूसरे से स्कोर सेटल करने में लगे हुए हैं। और मेरे जैसे लोगों के लिए जो साहित्य अनुरागी हैं, साहित्य के प्रति समर्पण भाव से कोशिश कर रहे हैं कि यह युवा पीढ़ी के बीच लोकप्रिय हो, उससे बड़ा खराब असर जो हमारे पास खबरें आती हैं पड़ता है। युवा पीढ़ी को लगता है कि हमारे बड़े जो है एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, एक दूसरे की आलोचना करते हैं, वो बहुत कंफ्यूज हो जाती है, उसको समझ में नहीं आता कि सही क्या है, गलत क्या है। देखिए, बदलाव जो है वो एक शाश्वत सत्य है। हमारा समय था जब हम अपने अध्यापक के सामने एक सर्टेन तरीके से पेश आते थे। इंग्लैंड में मेरे बेटे ने अपने टीचर को सर कहा तो मुझे बुलाया गया और कहा गया कि अपने बेटे से कहिए कि मुझे मिस्टर जॉन कहे और सर न कहे, क्योंकि सारी क्लास के बाकी बच्चे मिस्टर जॉन कहते हैं तो उससे क्लास का माहौल बिगड़ता है। तो ये एक बदलाव है जो हमें एक्सेप्ट करना होता है। यहाँ भी, भारत में भी आज टीचर पनिशमेंट नहीं दे पाता विद्यार्थी को उस तरह से जैसे पहले देते थे। लेखन के अंदर हुआ क्या है कि जब से सोशल मीडिया शुरू हुआ है, लोगों में एक उतावलापन आ गया है। हर व्यक्ति जब कोई चीज़ लिखता है उसे लाइक्स मिल जाते हैं, कमेंट्स मिल जाते हैं, वो अपने आप को अपने से वरिष्ठ लोगों के मुकाबले या उनसे बड़ा साहित्यकार मानने लगता है। मन ही मन वो समझ लेता है कि मैं कथाकार हूँ, बस दुनिया में 2 ही महान कथाकार हैं, एक प्रेमचंद है और एक मैं हूँ, और मेरे सामने प्रेमचंद भी क्या है। तो ये जो भावना है सोच की ना कि मैं ही मैंने अपने एक शेर में भी कहा है, जो मैं ही मैं हूं तो क्या मैं हूं, और उसके अंत में ये भी कहा है कि मैं ही मैं हूं, चलो सोच ऐसी दफन करें। तो ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, मेरे जितने शोधार्थी हैं जो मुझ पे पीएचडी कर रहे हैं या कर चुके हैं,
वो जब मुझसे बात करते हैं तो वो बहुत हैरान होके कहते हैं, सर आपको फ़ोन करते हुए डर रहे थे, मगर आपसे बात की है तो अब तो लग रहा है कि हम तो आपसे मिलना चाहते हैं। तो मुझे ये लगता है कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उस ज़माने में भी अच्छी नहीं थी। जैसे हम अपने मैं तो बहुत किस्मत वाला हूँ कि मुझे सब बहुत प्यार करते थे। मगर हम अपने सीनियर्स को मिलने से पहले घबराते थे कि नामवर जी के पास हम बैठे हैं, तो जब हम बोलेंगे तो वो जवाब दे देंगे। वार्तालाप जैसी चीज़ संभव नहीं थी। एक व्यक्ति थे, राजेंद्र यादव, आप उनके साथ 2 घंटे बैठ के सचमुच बतिया सकते थे। जो बतियाना है ना, वो बहुत कम सीनियर लेखकों में था। एक डर था, एक भय था। भारती जी का एक आतंक था, लेकिन हमें बहुत प्यार करते थे। मेरे घर आते थे और मुझे अपने घर बुलाते थे। तो मैंने ये सोचा कि जो हमारे साथ होता था, वो हम अपने आने वाली पीढ़ी के साथ ना करें। तो मैं खुले रूप से, जो लोग कहानी के बारे में मुझसे पूछते हैं कि साहब बताइए कहानी कैसे लिखी जाए, जो मेरे अनुभव हैं, जो मैं सोचता हूँ कहानी है, जैसे बच्चे घटना लिख लाते हैं और कहते हैं कहानी लिख दी, तो मुझे उनको समझाने में कोई समस्या नहीं है कि देखो बच्चे, घटना कहानी नहीं होती। घटना के पीछे की जो मारक स्थितियां हैं, वो कहानी होती है। पहले ज़माने में कहानी का अर्थ होता था फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या हुआ। आज की कहानी कहती है जो हुआ वो क्यों हुआ। आज आप कहानी सुनाते नहीं, कहानी दिखाते हैं। तो जब आप पाठक को कहानी के पात्रों के साथ ले जाके खड़ा कर देते हैं, तो मुझे अपनी नई पीढ़ी को ये समझाने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैंने आपको एक सूचना दूँगा कि मैंने एक सीरियल आता था शांति, 90s में आता था। मंदिरा बेदी उसमें काम करती थी। मैंने उसके 140 एपिसोड लिखे थे। तो मौका लगा था तो मैं, क्योंकि संवाद लिखता था, तो मुझे कहानियों में संवाद लिखने आसानी से आ गए। तो मैं कहानियों में संवादों का इस्तेमाल करता हूँ और अपने नए लेखकों को बताता भी हूँ कि किस तरह पात्र के अनुसार संवाद होने चाहिए। तेजेंद्र जी, आपकी कहानियों पे, आपकी रचनाओं पे, आपके कथाकर्म पे, आपके अ, रचना संसार पे बहुत सारा काम और बहुत सारी किताबें भी आ चुकी हैं, बहुत सारा शोध भी हो चुका है। दर्जन भर से अधिक शोध आप पर और आपकी रचनाओं पर हो चुके हैं। लगभग इतनी ही किताबें भी आपके साहित्य पर आ चुकी हैं, आपके रचना कर्म पर आ चुकी हैं। चाहे वो प्रवासी कथाकार तेजेंद्र शर्मा हों, प्रवासी हिंदी साहित्य और तेजेंद्र शर्मा हों, भारतीयतर हिंदी साहित्य और तेजेंद्र शर्मा हों, तेजेंद्र शर्मा का रचना संसार हो, मुद्दे और चुनौतियाँ, प्रवासी साहित्यकार श्रृंखला हो, मतलब जो भी हिंदी साहित्य की वैश्विक स्थिति की अगर बात होगी या हिंदी साहित्य के प्रवासी हिंदी साहित्य की बात होगी, विदेशों में हिंदी के कथा साहित्य की बात होगी, तो तेजेंद्र शर्मा का नाम जरूर आएगा। आपका अपना जीवन बहुत व्यापक अर्थों में बहुविध अनुभवों के साथ गुजरा है। मैं ये जानना चाहूँगा कि आत्मकथा और संस्मरण लिखने के प्रति आपकी सोच कि खुद की क्या रही है, और क्यों नहीं आप ऐसा सोच रहे हैं कि मेरा सारा जीवन कर्म, जो मेरी अब तक की स्मृतियाँ हैं, वो इस रूप में सामने आएँ कि लोगों को मेरी ही कलम से पता चले कि मैं तेजेंद्र शर्मा यहाँ से यहाँ तक की यात्रा में इस रूप में पहुँचा। भाई जयप्रकाश जी, मैंने सच में बहुत बार सोचा कि मुझे लिखना चाहिए। मेरी पूरी लेखनी में कहीं भी आपको बेईमानी नहीं मिलेगी। मैं झूठ नहीं बोलता।
मुझे अभी तक ये विश्वास नहीं है कि जब मैं आप बीती लिखूंगा तो सच बोलूंगा या नहीं बोलूंगा, और मेरे सच बोलने से कितने लोगों का कितना नुकसान होगा। मैं कई बार सोचता हूँ कि जितने लोगों ने जीवनी लिखी है उसमें झूठ की मात्रा कितनी है। मैं बॉसवेल्स लाइफ ऑफ डॉक्टर जॉनसन, जो 400 साल पुरानी है, तब से लेके आज तक कई जीवनियां पढ़ चुका हूं। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि अगर मैं जीवनी लिख के अपने आप को महान घोषित करूंगा तो क्या फायदा होगा उसका, या मैं जीवनी लिख के अपने आप को बेचारा सिद्ध करूंगा तो क्या फायदा होगा उसका। मेरा जीवन एक खुली किताब है, लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, मैंने कुछ छुपा के नहीं रखा हुआ। कोई ना कोई जरूर सामने आएगा जो कहेगा कि मैं तेजेंद्र शर्मा की जीवनी लिखूंगा, और वो मुझसे जो भी सवाल पूछेगा मैं उससे सच जवाब दूंगा। लेकिन अगर मेरे जवाब से किसी का नुकसान हो रहा है तो मैं उसको बताऊंगा कि भाई क्या संभव है कि इस सवाल को हम टैकल ही ना करें, क्योंकि आप एक व्यक्ति के जीवन की हर चीज तो नहीं बता सकते। तो इस तरह से मैं कई बार सोच के, मतलब आप अपनी आत्मकथा नहीं लिखेंगे। किसी साहित्यकार की उक्ति है कि अगर सच लिखना है तो कहानियाँ लिखो, कथाएं लिखो, और झूठ लिखना है तो आत्मकथा लिखो। तो मुझे लगता है कि आप इस बात पे अमल करते हैं। मैं कुछ ज़रूर जानना चाहूँगा, कुछ ऐसे लोगों के संस्मरण इस पूरी यात्रा के दौरान जो आपके रचना कर्म की यात्रा है। कुछ स्मृतियाँ हर कथाकार के जीवन में होती हैं। आपसे बड़ों की, बड़े साहित्यकारों ने आपकी रचना कर्म को किस तरह से सराहा, जिस जो स्मृति में बना रह गया हो कि इन्होंने फ़ोन किया या इन्होंने कहा या इन्होंने मेरी इस रचना की तारीफ़ की, जो मेरी स्मृति में आज तक बचा रह गया है। और सामान्य आपके पाठकों से, कभी ऐसे पाठकों से मुलाकात हुई हो, तो ये दो संस्मरण अगर आपको याद आ पा रहे हैं तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि हमारे दर्शकों से शेयर करें। दरअसल हमारे इस कार्यक्रम में हर तरह के दर्शक हैं, विशुद्ध पाठक, कुछ युवा लेखक, कुछ पुराने लेखक, कुछ आपके समवयस्क होंगे, कुछ वरिष्ठ भी होंगे। सभी तरह के लोग देखते रहते हैं, उषा प्रेमवदा जी से लेकर और जो एकदम नई पीढ़ी है, तो सभी लोग देखते हैं। और उनको, उनके मन में होता है कि भाई अच्छा, तेजेंद्र गए थे तो अच्छा उन्होंने क्या कहा। आपके वरिष्ठ ऐसे सोचेंगे। जो जूनियर हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो कहेंगे अरे तेजेंद्र सर आए हैं तो क्या कहा उन्होंने, कथा के बारे में क्या बताया, पुरस्कार के बारे में क्या बताया, जिसका जिस तरह से लालच हो। तो मैं चाहूँगा कि उस तरह की कोई स्मृति हो तो ज़रूर। देखिए, पहली कहानी जब लिखी थी हिंदी की, वो 1980 में लिखी थी, तो हाथ से लिखी थी, टाइपराइटर या कंप्यूटर तो थे नहीं उस वक्त। तो मैंने वो हाथ से लिख के डॉक्टर नरेंद्र कोहली को भेजी कि सर मैंने ये कहानी लिखी है, और उस टाइम वो 20 पेज की थी। तो कोहली जी ने कुछ समय के बाद मेरी उस कहानी को अपने टाइपिस्ट से टाइप करवा के, और 5 पेज की टाइप की हुई कहानी मुझे वापस भेजी। उन्होंने कहा ये कहानी है, मैंने इसमें एक शब्द भी अपना नहीं लिखा, मैंने केवल इन शब्दों को डिलीट कर दिया जो कि सुपरफ्लुअस थे, जिनकी ज़रूरत नहीं थी। तो इसने मुझे एक ऐसा सबक सिखाया। मैंने सोचा कहानी में 2 शब्द हैं, कहा और नहीं कहा। तो कहानीकार के लिए ज़रूरी है कि उसे पता हो क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। तो मैंने उस कहानी को जो मैंने भेजी थी और जो कोहली जी ने कहानी एडिट करके वापस की थी,
कम से कम 8 से 10 बार दोनों को पढ़ा और तब मुझे समझ में आया। उसके बाद मैंने दूसरी कहानी लिखी और यकीन मानिए वो दूसरी ही कहानी डॉक्टर देवेश ठाकुर थे बॉम्बे में, जी। जो उपन्यासकार भी थे और प्राध्यापक भी थे। मेरी दूसरी ही कहानी जो थी वो एक एयरलाइन से जुड़ी हुई कहानी थी, एयर होस्टेस के जीवन से। वो उन्होंने 1982 की श्रेष्ठ कहानियों में शामिल की, हिंदी की श्रेष्ठ कहानियों में। और कई आलोचकों ने ये लिखा कि एयरलाइन से जुड़ी हुई कहानियां हिंदी को देने का श्रेय हम तेजेंद्र शर्मा को दे सकते हैं, क्योंकि इनके आने से पहले शायद हमारे लेखकों का एयरलाइन से डायरेक्ट कोई कनेक्शन होता नहीं था। तो ये था। बाकी मुझे राजेंद्र यादव इस मामले में याद आते हैं कि वो मेरे साथ उनकी बहुत बहस होती थी। वो मुझे आरएसएस का आदमी कहते थे। जब चित्रा जी को सम्मानित किया था तो उन्होंने मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई। मैं उनसे खूब लड़ता था। उन्होंने संपादकीय लिखा था कि एक पुरस्कार था इंदु शर्मा कथा सम्मान, अब वो भी बिक गया, आरएसएस वालों ने खरीद लिया। तो इस सब के बावजूद मैं उनको कुछ भी कह सकता था और वो मुझे कुछ भी कह सकते थे। जब हमने पहला प्रवासी सम्मेलन यमुनानगर हरियाणा में किया तो उसके मुख्य अतिथि राजेंद्र यादव थे। जब हम जकिया जी को लेके आए लंदन से यहाँ, जकिया जी पूर्वांचल का सबसे बड़ा नमूना है। उनका जन्म लखनऊ में हुआ, बचपन आजमगढ़ में बीता, स्कूली पढ़ाई इलाहाबाद में हुई और उसके बाद बीएचयू से उन्होंने स्नातक की डिग्री ली, बीए की। तो वो हमारी संस्था कथा यूके की अध्यक्ष हैं और जो पूर्वाई पत्रिका हम निकालते हैं हर सप्ताह ऑनलाइन, उसकी वो संरक्षक है। तो वो मुझे उनसे मिलने के बाद मुस्लिम थीम कई सारे मिले कहानियों के लिए। मैंने कम से कम 8 से 10 कहानियां मुस्लिम परिवारों पर लिखी हैं, लेकिन वो मुस्लिम परिवार ब्रिटेन में रहते हैं। तो जकिया जी से मिलने के बाद, अच्छा वो क्या होता है, वो मुझे एक लाइन सुना देती थी कोई, अब वो एक लाइन कह के चली जाती थी, पर वो एक लाइन जो थी वो कहानी बन जाती थी। अब जो मेरी सबसे लोकप्रिय कहानी है, जिसकी वजह से लोग कई तेजेंद्र शर्मा को जानते हैं, जकिया जी ने सिर्फ इतना बताया कि एक फंक्शन में अपने पति के साथ थी, तो लोगों ने कहा कि जकिया जी को इस बार जन्मदिन पे आप क्या दे रहे हैं जुबेरी साहब? तो बोले भाई इसको जो पिछली बार दिया था वो तो इसने इस्तेमाल नहीं किया। तो उन्होंने पूछा क्या दिया था? तो बोले मैंने इसको कबर गिफ्ट की थी। अब ये उनका मजाक था, मगर मैंने फिर उनसे पूछा कवर गिफ्ट करने का क्या मतलब है? तो फिर उन्होंने बताया कि भाई इन सब लोगों ने मिल के, कुछ अमीर लोग हैं जिन्होंने एक प्लॉट ले लिया है, उस प्लॉट पे सब अमीर लोग अपनी बीवी के साथ मरने के बाद दफन होंगे। फिर मैंने उस पर स्टडी करनी शुरू की। फिर मैंने जितने भी वहाँ पे हमारे क्रेमेटोरियम हैं उनको स्टडी किया और फिर मैंने देखा कि वहाँ तो लाश के मेकअप की पूरी इंडस्ट्री है। अगर आपको ब्राइडल मेकअप चाहिए लाश का, उसके अलग पैसे हैं। अगर आपको सिंपल मेकअप चाहिए, अगर आपके कोई चोट लग गई है, मरने से पहले चोट की वजह से मर गए, चेहरा बिगड़ गया है, वो चेहरा रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं। वो कहते हैं कि लोग तो आखिरी शक्ल याद करते हैं। मैंने इन सब चीज़ों को बाकायदा स्टडी किया और उसके बाद कहानी कब्र का मुनाफा बन के आई। तो मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि लगभग हर आलोचक ने कहा कि ये कफन के आगे की कहानी है। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि बड़े आलोचक अगर ये कहें कि ये कफन के आगे की कहानी है, तो इसका मतलब है कुछ अच्छा हो गया। ये बताइए तेजेंद्र जी, एक तरफ जकिया जुबेरी
दूसरी तरफ आरएसएस, ये दोनों का तालमेल कैसे हो सकता है? सर चक्कर ये है कि मैं एक बहुत सिंपल सा इंसान हूं। अगर आरएसएस कोई अच्छा काम करेगी तो मैं इसलिए उसकी बुराई नहीं करूंगा क्योंकि वो आरएसएस है। अगर नेहरू जी कोई अच्छा काम करेंगे तो मैं इसलिए बुराई नहीं करूंगा क्योंकि वो कांग्रेस है। और अगर जकिया जी जैसी महिला हो जिसको देख के आपको ये लगे कि अगर भगवान है तो शायद ऐसे होते होंगे, तो आप कैसे उनके बारे में कोई नेगेटिव बात सोच सकते हो? जो मेरे साथ मंदिर में जाके शिव जी के आगे हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती हैं, जो मुझे कहती हैं कि मेरा ड्रीम है, मुझे महात्मा बुद्ध की वो जगह देखनी है जहाँ उनको ज्ञान मिला था, और मैं उनको लेके आता हूँ और संजय सहाय के माध्यम से उनको वो जगह दिखाते हैं जहाँ महात्मा बुद्ध हैं, जो अपने घर में महात्मा बुद्ध की मूर्ति रखते हैं। अब वो ऐसे इंसान को मैं कैसे मान लूं कि वो कुछ मुस्लिम थॉट या जो एक्सट्रीमिस्ट थॉट है उसके बारे में कभी कुछ सोच सकती हैं? तो मेरा ये मानना है कि हर इंसान में, हर सोच में अच्छाई भी है, कमजोरी भी है। तो जो अच्छा है कम से कम उसे तो ग्रहण कर लो। तेजेंद्र जी, जो प्रवासी कथा संसार है वो जब से आपने लिखना शुरू किया और वर्तमान तक वह कितना बदला है? क्या नई पीढ़ी अपने कथा संसार को विशेषकर जो विदेशों में प्रवासरत है, भारतीय मूल के जो लोग हैं, मैं अंग्रेज़ी लोगों की पर बाद में आऊँगा कि जो व्यवसाय के चलते या हिंदी प्रेम के चलते या बौद्धिक हमारे भंडार के चलते हिंदी सीख रहे हैं या संस्कृत सीख रहे हैं, मैं उन लोगों पर बाद में आऊँगा। पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो भारतीय मूल के लोग हैं, युवा पीढ़ी जो है वह अपनी भाषा को किस तरह से ले रही है? उसके अंदर भाषा संस्कार जागृत हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं? और साहित्य की उनके लिए क्या स्थिति है, उपलब्धता क्या है? क्या सरकार के स्तर पर, क्योंकि इस स्टूडियो में हम बहुत सारे हिंदी विद्वानों से, ऐसे विद्वानों से भी बात करने का प्रयास किए हैं जो विदेशों में रह रहे हैं या विदेशी भूमि पे रह रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे तरह के मत हैं कि सरकारी स्तर पर उस तरह का सहयोग जिस तरह से चाइनीज़ गवर्नमेंट, चीनी सरकार कर रही है, अभी भी भारत सरकार, ऐसी सरकार जो हिंदी को प्रोत्साहित करना चाहती है वह भी नहीं कर पा रही है, अभी भी नहीं कर पा रही है। आप क्या देखते हैं इसको? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि कभी पहिया इन्वेंट हुआ तो पहिए के बाद वो घोड़ा गाड़ी बना, साइकिल बना, दो पहिए हो गए, फिर मोटरसाइकिल बना, तो पहिया डेवलप होता गया। और फिर पहिया डेवलप हुआ, उसके बाद बिजली आ गई। तो जैसे पहिए में बिजली लगी तो वो पहिया द्रुत गति से बढ़ने लगा। लेकिन अगर आपको पता ही ना हो कि पहिया इन्वेंट हो चुका है तो आप तो हर बार पहिया ही इन्वेंट करते रहेंगे। अब प्रवासी, एक तो मैं ये नहीं जानता प्रवासी साहित्य क्या होता है, क्योंकि मुझे कोई व्यक्ति मैं नहीं जानता जो सवेरे नहा धो के उठे, चाय कॉफी पिए, ब्रेकफास्ट करे और कहे आज मैं एक प्रवासी कहानी लिखने जा रहा हूं, आज मैं एक प्रवासी कविता लिखने जा रहा हूं। ऐसा कोई है नहीं लेखक, और हिंदी के अलावा कहीं और प्रवासी साहित्य है ही नहीं। आपने कभी सुना है जर्मन प्रवासी साहित्य, फ्रेंच प्रवासी साहित्य, डच प्रवासी साहित्य? कभी इंग्लिश प्रवासी साहित्य सुना है? इंग्लिश से ज्यादा वेरिड राइटिंग तो दुनिया में कहीं है ही नहीं, लेकिन कहीं प्रवासी साहित्य नहीं है। अब ये हमारे यहाँ हिंदी में ये एक परंपरा बन गई है कि साहित्य को खांचों में और विमर्शों में बांट दो ना। पूछा जाए कि भाई मुख्य धारा कौन सी है? एक दलित साहित्य है, वो दलित नहीं है मुख्य धारा में। एक नारी विमर्श है, इसका मतलब महिला लेखक भी नहीं है मुख्य धारा में। एक प्रवासी है, मतलब ये भी बाहर है।
एक वो जो आदिवासी हैं वो भी बाहर है। तो भाई मुख्य धारा कौन सी है? अब तो ये भी कहने लगे हैं मुस्लिम हिंदी राइटर। तो है क्या मुख्य धारा? कुछ बचा है क्या? तो मेरा कहना ये है कि भाई हमें ये समझना होगा कि प्रवासी साहित्य कोई ऊपर से नीचे आई हुई चीज नहीं है। देखिए, अगर आप मुझे अच्छी क्वालिटी का आटा नहीं देंगे तो क्या मैं अच्छी ब्रेड बना सकता हूं? रॉ मटेरियल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। प्रवासी साहित्य किस पे डिपेंड करता है? उन लोगों पे जो प्रवासी बनते हैं। उनको आप यहां हिंदी नहीं पढ़ाते, वो वहां हिंदी लिखेंगे कैसे? दूसरी बात, ये आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, इसको हर जगह चिपका दीजिएगा। प्रवासी साहित्य की कोई परंपरा कभी नहीं बन पाएगी। उसका कारण है, परंपरा बनती है जब हम अपने से पहले वाले साहित्यकारों को पढ़ें। जो आदमी प्रवासी बन के जाता है उसने यहाँ के लेखक को नहीं पढ़ा होता, तो वो वहां के लोगों का क्या पढ़ेगा? और वो वहां जाके उनको पढ़ना शुरू नहीं करता, वो वहां जाके लिखना शुरू करता है। इसलिए हर बार पहिया इन्वेंट होगा। कभी भी हवाई जहाज नहीं बनेगा प्रवासी साहित्य का, क्योंकि हर आदमी अपने हिसाब से लिखना शुरू करेगा। कोई ऐसी परंपरा नहीं है कि जो भारत से इंग्लैंड में या अमेरिका में जाए वो पहले तेजेंद्र शर्मा, ज़किया ज़ुबेरी, सुधा ओम ढींगरा, नीना पॉल, इन सबको पढ़े। जब तक नहीं पढ़ेगा तब तक लिखना अलाउड नहीं है, ऐसा तो कोई रूल नहीं है। कोई नहीं पढ़ता। तो जब तक प्रवासी साहित्यकारों को नए प्रवासी पढ़ेंगे नहीं तो वो उस प्रवासी साहित्य की परंपरा को एस्टैब्लिश कैसे करेंगे? इसलिए हर बार जो भी व्यक्ति वहां आएगा, जो उसका दिल करेगा वो लिखेगा और वही प्रवासी साहित्य कहलाएगा। और उसके बाद फिर राजेंद्र यादव किसी दिन गुस्से में कहेंगे कि प्रवासी साहित्य हिंदी साहित्य का कचरा है, और फिर मैं उनसे लड़ूंगा। हिंदी की क्या स्थिति है दुनिया भर में इस समय, और विशेषकर ब्रिटेन में? मैं सच बोलूंगा। आपने मेरे से पूछा था इस सरकार के बारे में। भारत की किसी भी सरकार 15 अगस्त 1947 से आज जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, इंटरव्यू शूट कर रहे हैं, किसी भी सरकार की हिंदी को लेके ना तो कोई नीति है और ना कोई नियत है। कोई नहीं चाहता कि हिंदी को विदेशों में स्थापित किया जाए। सिर्फ लिप सर्विस है, एक पखवाड़ा है, उस पखवाड़े में बातें करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात, आज तक किसी भी भारतीय संस्था ने टीचिंग हिंदी एज ए फॉरेन लैंग्वेज का कोई सिलेबस नहीं बनाया कि अगर आप ये सिलेबस पढ़ाएंगे तो भारत की इस संस्था से आपको ये सर्टिफिकेट या डिग्री मिलेगी। आप बताइए, केंद्रीय हिंदी संस्थान है और आईसीसीआर है, कितनी संस्थाएं हैं, कितने विश्वविद्यालय हैं इंडिया के। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय वर्धा में है। कोई क्यों नहीं सोचता कि भाई हमें एक टीचिंग हिंदी एज ए फॉरेन लैंग्वेज का मतलब ये नहीं कि अंग्रेजी में पढ़ाया जाए, क्योंकि फ्रांस में रहने वाला अंग्रेजी में नहीं पढ़ेगा, जर्मनी में रहने वाला अंग्रेजी में नहीं पढ़ेगा। When you say teaching Hindi as a foreign language means teaching Hindi through French, teaching Hindi through German, teaching Hindi through Japanese. ये तब होगा जब सरकार गंभीर होगी। आपको भी शायद याद हो, आप छोटे हैं हमसे बहुत, एक सोवियत लैंड नाम की पत्रिका आती थी, याद है। तो उस पत्रिका से पता लगता था कि सरकार की इच्छा क्या है, मंशा क्या है, नीति क्या है। अब बात करते हैं हिंदी की स्थिति की। 1990 तक यूके में
हिंदी 10वीं तक पढ़ाई जाती थी स्कूलों में। अब समस्या क्या थी कि अंग्रेज तो हिंदी पढ़ेगा नहीं, पढ़ेगा तो भारतीय प्रवासी का बच्चा, और भारतीय प्रवासी सोचता है कि मैं अपने बेटे को हिंदी तो घर में पढ़ा लूंगा, तो मैं हिंदी की जगह इसको जर्मन या फ्रेंच पढ़ा देता हूं, तो इसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बेटर हो जाएंगी। वो अपने बच्चे को पढ़ा रहा है जर्मन और फ्रेंच, वो जिसको अपने बच्चे को हिंदी पढ़ानी चाहिए। अब अंग्रेज सोचता है कि मेरे पास 3 अध्यापक हैं हिंदी के, विद्यार्थी एक भी नहीं है, तो मैं क्यों तनख्वाह दूं? तो ब्रिटेन के स्कूलों में हिंदी की पढ़ाई बंद हुए 35 साल हो गए। ब्रिटेन के स्कूलों में हिंदी नहीं पढ़ाई जाती। हिंदी पढ़ाई जाती है पर्सनल एफर्ट से मंदिरों में या ऑनलाइन। ये कोरोना का थैंक्स टू कोरोना ऑनलाइन हिंदी पढ़ानी शुरू हो गई। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में 10वीं और 12वीं के इम्तिहान करवाती है बिना किसी पढ़ाई के। उन्होंने एक सिलेबस तय कर रखा है, जो उस सिलेबस से पढ़ा के उनके एग्जाम करता है, उनके बच्चों को वो अपनी तरफ से 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेट देते हैं। पूरे इंग्लैंड में एक यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जहां हिंदी पढ़ाई जाती है। कैम्ब्रिज में बंद हो गई, स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज में बंद हो गई, और किसी यूनिवर्सिटी में हिंदी की पढ़ाई नहीं है इंग्लैंड में। ये एक सच्चाई है। और शोर क्या है, 125 देशों में पढ़ाई जाती है। भाई क्या 125 स्टूडेंट्स हैं वहां पे? सवाल ये है, क्या हुआ कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जब हिंदी पढ़ाई जाती थी, वहाँ के जो हिंदी विभाग के प्रमुख थे, मैंने उनसे कहा कि मैं आपके विद्यार्थियों से आके बात करना चाहता हूँ। वो बड़े खुश होंगे कि कोई जीवित लेखक हिंदी का उनसे बात कर रहा है। उन्होंने कहा, तेजेंद्र 3 तो विद्यार्थी हैं, और अगर उनमें से 2 नहीं आया, 1 नहीं आया, तो क्या बात करोगे? तो एक होते हैं आंकड़े, एक होता है ज्यादा आंकड़े, और एक होता है सफेद झूठ। ये आंकड़े ही सफेद झूठ बन जाते हैं। लेकिन भारत में जो अभी केंद्रीय हिंदी निदेशालय और केंद्रीय हिंदी संस्थान के प्रमुख रह चुके थे बाबूराव कुलकर्णी, सुधीर, मैं जानता हूँ। तो उनका कहना था कि हिंदी बड़ी लोकप्रिय हो रही है, और मैं उस कार्यक्रम में था जहां गृह मंत्री ने कहा था कि आप इस दिन को नोट कर लीजिए, एक समय ऐसा आएगा जब भारत में लोगों को अंग्रेजी बोलने में शर्म महसूस होगी, यानी हिंदी का गौरव इतना बढ़ जाएगा। प्रधानमंत्री भी अपनी विदेश यात्राओं में लगातार हिंदी की बात करते हैं, हिंदी में उद्बोधन देते हैं। हिंदी फिल्में भी लगातार पूरी दुनिया में लोकप्रिय होती रही हैं। लेकिन क्या आपका मानना है कि इस तरह के प्रयासों की तुलना में और भी अधिक अकादमिक स्तर पर प्रयास होना चाहिए, और अगर ऐसा हो तो सरकार को क्या कुछ करना चाहिए? अगर आपको सुझाव देना हो तो क्या कुछ होना चाहिए कि इन बातों के अलावा, आंकड़ों के अलावा, जमीनी स्तर पर यह काम हो तो शायद हिंदी की स्थिति कुछ और बेहतर हो पाएगी? जी देखिए, ऐसा है कि हम पिछले 10-12 विश्व हिंदी सम्मेलनों से हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की भाषा बना रहे हैं ना जी। तो वो सिवाय बातों के कुछ और है? तो बात यह है कि कोई भी काम करना, जैसे मैंने आपसे कहा, कुलकर्णी जी से पूछा जाए क्या उन्होंने अपना पद संभालने के बाद, मैं तो उनके यहाँ बोल के आया था केंद्रीय हिंदी संस्थान में कि अपना सिलेबस बनाइए, क्या उसके बाद बन गया? क्या जर्मनी वगैरह में भेजा गया संस्थानों को, जो लोग पढ़ाते हैं, क्या उनको भेजा गया
क्या उससे उससे कितने लोगों ने पढ़ा और उससे कितनी डिग्रीज दी गई। मैंने कहा कि नीति बनाना जो है वो गंभीर काम है, वो बातों से नहीं होता है। अगर हमारे प्रधानमंत्री हिंदी बोलते हैं, कब से? पिछले 2014 से, करेक्ट। जब से जापान बना है उनका प्रधानमंत्री जापानी बोलता है। जब से जर्मनी बना है जर्मनी का चीफ जो है वो जर्मनी बोलता है। इटालियन बोलता है। क्या उनके देशों की भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन गई? मैंने तो नहीं सुना कभी कि कभी एक जर्मन और एक जापानीज मिले और वो इटालियन में बात करें। एक ही अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, दूसरी कोई नहीं। जिसमें एक जर्मन जब इटालियन से मिलता है तो किस भाषा में बात करता है? जब एक अमेरिकन किसी रूसी से मिलता है तो किस भाषा में बात करता है? वही एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। सच्चाई को मानना बहुत जरूरी है। जब तक आप सच्चाई को मानेंगे नहीं तब तक आप सही मायने में कोई एफर्ट कर ही नहीं पाएंगे। अगर हम कहे जाएं कि साहब हमारा प्रधानमंत्री हिंदी बोलता है, कितनी महान बात है, एग्रीड। लेकिन कौन सी दुनिया का प्रधानमंत्री अपनी भाषा नहीं बोलता? केवल भारत के ही नहीं बोलते थे या पाकिस्तान के नहीं बोलते थे, बाकी दुनिया तो चाइनीज तो कब से चाइनीज बोल रहा है। इसमें बड़ा क्या हुआ? तो बड़ी नॉर्मल सी बात है कि एक प्रधानमंत्री अपने देश की भाषा बोल रहा है, बस। उससे क्या भाषा आगे बढ़ी? भाषा को आगे बढ़ाने के लिए नीतियां बनानी पड़ेंगी और वो नीतियां तब तैयार होंगी जब गंभीरता से उस पर काम होगा और उनको कार्यान्वित किया जाएगा। हम जैसे लोग अपनी जेब से पैसे खर्चते हैं। हम अगर थोड़ा सा ग्रांट मांगते हैं तो मना हो जाती है। उच्चायोग के पास कोई बजट नहीं है हिंदी के लिए। मैंने खुद लिख के देता हूं कि हम हिंदी का प्रोग्राम कराना चाहते हैं, वो सैंक्शन नहीं हो पाता। सर बहुत बहुत सारा काम करना, अभी 5% भी काम नहीं होता हिंदी के ऊपर। अभी सिर्फ बातें हैं, आपको अच्छा लगेगा, खूबसूरत बातें हम आपको बता देंगे, देखिए इतनी फिल्में निर्यात हुई, इतनी फिल्में लग गई, इतनी किताबें छप गई। समस्या ये है ग्राउंड लेवल पे हर विश्व हिंदी सम्मेलन के बाद कितने नए हिंदी बोलने वाले पैदा हुए। क्या होता है, मेला लगता है, वही लोग जाते हैं जो हिंदी बोलते हैं, वही लोग जाते हैं मेले में, गप मारते हैं, खाते पीते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, वापस आ जाते हैं। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि ये बताया गया हो कि विश्व हिंदी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ तो कितने नए हिंदी बोलने वाले पैदा हुए न्यूयॉर्क में? मैंने तो कोई सुने नहीं। एक है सेलिब्रेशन, एक है ग्राउंड वर्क। ग्राउंड वर्क, हार्ड वर्क जब तक नहीं होगा हिंदी आगे नहीं बढ़ सकती। तेजेंद्र जी, आपको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले जिनमें मतलब भारतीय भूमि पर भी मिले हैं और ब्रिटेन में भी मिले हैं। अगर मैं कहूं कि तेजेंद्र शर्मा के दिल में कौन से पुरस्कार की जगह रह गई है, या इंदु शर्मा कथा सम्मान जो आपने अभी तक लगातार दिए हैं, हर रचनाकर्मी का अपना सम्मान है, हर साहित्यकार की अपनी एक अहमियत है। मैं उन सभी का सम्मान करते हुए भी मैं ये जानना चाहूँगा कि जिन लोगों को आपने अब तक सम्मानित किया है, उनमें कोई एक ऐसा नाम जिसको सम्मान देने के बाद आपको लगा कि ये इंदु शर्मा जी के साथ मैंने न्याय किया, उनके नाम पर यह पुरस्कार था। हालांकि सभी के साथ न्याय, मैं ये नहीं कहता, जूरी निश्चित रूप से बहुत सम्मान है, और मैं बहुत सारे लेखकों का जब भी उनसे बातचीत करता हूं तो ढेर ऐसे मैं एक बात कह दूं कि साहित्य तक के इस मंच पर बहुत सारे ऐसे लेखक आए हैं जो इंदु शर्मा कथा सम्मान से सम्मानित रहे हैं। तो उनसे बातचीत करता रहा हूं, तो सभी मेरे मित्र भी हैं, सम्मान भी है। फिर भी आपका अपना सम्मान और इंदु शर्मा जी के नाम पर जो सम्मान दिए हैं, उनमें
कुछ ऐसे रचनाकार जिनको आपको रह गया हो कि नहीं, इनको देने के बाद हमें लगा कि नहीं, इंदु जी के साथ हमने अच्छा किया? देखिए, जहाँ तक मेरे सम्मान जो मुझे मिले हैं, जो सम्मान मुझे भारत में मिले हैं, मैं उन सम्मानों को अपना सम्मान मानता हूँ, क्योंकि मेरे से पहले बहुत से लोगों को वो सम्मान मिल चुके थे। अब क्योंकि वो उनको मिल चुके थे, तो मैं जब उस स्थिति में पहुंचा, वो मुझे जब केंद्रीय हिंदी संस्थान का सम्मान मिला, या यूपी हिंदी संस्थान का, या महाराष्ट्र राज्य अकेडमी का, या हरियाणा का, या मध्य प्रदेश का, ये सब जो मिले, मेरे से पहले औरों को मिल चुके थे। लेकिन जब मुझे ब्रिटेन के महाराजा ने फॉर सर्विसेज टू हिंदी लिटरेचर MBE का सम्मान दिया, देखिए MBE OBE की तर्ज पे भारत में पद्मश्री पद्म भूषण मिलते हैं, जो हमारे यहाँ बनाए गए हैं वो उसी की उस पे बनाए गए प्रणाली पे। तो मेरे लिए ये था कि ये हिंदी का सम्मान है, और आज हिंदी के लिए एक नया रास्ता खुला है। अगर ये सम्मान मुझे मिल सकता है, तो किसी भी हिंदी के लेखक को मिल सकता है। यानी कि एक नया मील का पत्थर टूटा। जब मुझे ऑक्सफोर्ड यूनियन में सम्मानित किया गया, तो फिर यही भावना थी कि मैं इतना स्वार्थी नहीं हो सकता कि मैं कहूं कि ये मेरा सम्मान है। मैं उससे ये मानता हूं कि अब हिंदी इतनी सक्षम हुई है कि मेरे लेखन को अंग्रेजी में ट्रांसलेट होने के बाद लोगों ने पढ़ा है, और ऑक्सफोर्ड यूनियन ने मुझे सम्मानित किया है। जब लंदन के रेलवे स्टेशंस पर वहां की टिकट वेंडिंग मशीन्स की स्क्रीन पर हिंदी की कविताएं प्रदर्शित की गई, एक महीना जो साउथ एशियन हेरिटेज मंथ था, तो मुझे ये लगा कि ये वो देश है जिन्होंने इतना हम पे राज किया। आज इनके रेलवे स्टेशनों पे हिंदी की कविताएं दिखाई दे रही हैं। मैं इसका केवल मीन्स हूं, ये अब आगे होना चाहिए। मैंने अपने एक मित्र से बात की जो यहाँ कवि भी हैं और बड़े राजनेता भी हैं। मैंने कहा, भाई अगर इंग्लैंड में ये पॉसिबल है, तो भारत में तो इतने देश हैं। जब इतने देश हैं, उन देशों में इतने राज्य हैं, इन राज्यों में कहीं तमिल की पोएट्री, कहीं मलयालम की पोएट्री, कहीं हिंदी की, कहीं मराठी की, गुजराती की, सब आनी चाहिए ना। तो ये अगर इंग्लैंड ऐसी नीति बना सकता है हिंदी को लेके, तो जब मैं कहता हूं कि भारतीय सरकार की नीति और नीयत नहीं है, तो मैं सच में दिल से कहता हूं, ये कैसे हो सकता है कि एक अंग्रेज बैठ के ये सोचे कि तेजेंद्र शर्मा की कविताएं हम TVM पे लगा सकते हैं, मशीन पे लगा सकते हैं, और ये ख्याल भारत में ना आए। जिसे हम कहते हैं, देखिए फर्क है, अंग्रेजी में शेली कहते हैं, वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट, आवर सिंसियरेस्ट लाफ्टर विद सम पेन इज फ्रॉट, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ द सैडेस्ट थॉट। तो अंग्रेजी साहित्य में थॉट इंपॉर्टेंट है, मगर शैलेंद्र कहते हैं सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं। हम सुर में रहते हैं, बच्चे के पैदा होने से गीत गाना शुरू करते हैं, मरने तक गाते जाते हैं। हम उस सुर को मानते हैं, उस सब के बावजूद हम ये नहीं सोच पाते कि हम अपनी साहित्य को, लेखनी को कैसे ऐसे नए नए आयाम दे दें जिससे साहित्य लोगों तक पहुंचे। तेजेंद्र जी, आपसे बातचीत लगता है कभी खत्म ही नहीं होगी। हमारी चर्चा उस तरह से बढ़ती जा रही है। बहुत सारी कविताएं आपने लिखी हैं, और एक कविता कहाँ है राम में आप अतीत की अच्छाई के साथ साथ वर्तमान के दोहरेपन को लगातार
कोसते हैं। और आप ये कहते हैं कि पुराने समय में जो व्यक्ति जैसा था वैसा ही था। राम का चरित्र था तो राम राम थे, रावण का चरित्र तो रावण ही था। वर्तमान में जो स्थिति है उसमें पहचानना बहुत दुभर हो गया है कि कौन क्या है। अगर राम है तो मुखौटा लगा के रावण भी हो सकता है, और रावण है तो ऐसी स्थिति में हम क्या अंतर देखें। और वहाँ पे आप बुश और सद्दाम को कविता की आखिरी पंक्ति में एक कर देते हैं। आपकी रचनाओं में भी लगातार सामाजिक विसंगतियों पे और समाज का जो द्वंद्व है, चाहे वह किसी भी धर्म में हो, किसी भी भूमि पर हो, किसी भी समाज में हो, किसी भी आयु वर्ग में हो, आप उस पर लगातार एक बात लिखते हैं बिना किसी टकराव के, बिना किसी आक्रमण के। पिछले दिनों हिंदी की एक ब्रिटिश प्रोफेसर को दिल्ली एयरपोर्ट से इसलिए वापस भेज दिया गया क्योंकि उन्होंने भारत में वीज़ा कानूनों का उल्लंघन किया था, और इस पर लगातार बड़ी चर्चा हुई भारत में। आपने पुरवाई में उस पर एक टिप्पणी की थी। मैं जानना चाहता हूं कि ये जो भारत की वर्तमान सरकार पर लगातार एक जो प्रगतिशील तबका है, या जो वामपंथी विचारधारा से जुड़ा है, या जो लोग समझते हैं कि हम नागरिक अधिकारों की मांग करते हैं, लगातार कांग्रेस, विपक्ष, राहुल गांधी जी तमाम तरह के आरोप लगाते हैं। राजनीतिक स्थितियों से इतर जो हमारा बौद्धिक वर्ग है वह अपने विचार भी व्यक्त करता है और नाराजगी भी जाहिर करता है। आपको क्या महसूस होता है कि भारत में लोकतंत्र की क्या स्थिति है, और यह जो घटना घटी थी क्या केवल सरकार के विरुद्ध बोलने के चलते ऐसी स्थिति हुई, या उसका तकनीकी पक्ष ज़्यादा प्रबल था? देखिए, जब प्रकाश जी बात यह है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा, हिंदी को लेकर सरकार की ना कोई नीति है ना नियत है। मुझे लगता नहीं कि मुझे सरकार की आलोचना के लिए बाहर निकलते ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। जिस तरह से टेलीविज़न पे आके अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता, या आपके अपने चैनल पर भी कई बार मैं सुनता हूं तो वर्तमान सरकार की बहुत आलोचना होती है, और होनी भी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि सरकार की आलोचना नहीं होनी चाहिए। हाँ, निंदा और आलोचना को मैं हमेशा फर्क करता हूं। आलोचना काम की होती है, निंदा व्यक्ति की होती है। तो मेरा कहना यह है कि मैं एक ब्रिटिश नागरिक हूं। मुझे भारत सरकार ने एक सुविधा दी है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया की OCI सर्टिफिकेट मुझे दिया है। मैं जब चाहूँ भारत आ सकता हूँ, जितने दिन चाहूँ रह सकता हूँ, चाहूँ तो यहाँ नौकरी कर सकता हूँ, प्रॉपर्टी खरीद सकता हूँ, और मैं टैक्स पे कर सकता हूँ, उसके बाद वापस भी जा सकता हूँ। मगर उन्होंने एक मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि मैं जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में नहीं जा सकता, मैं नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाकों में नहीं जा सकता। अगर मुझे वहां जाना है तो मुझे उसके लिए एक परमिट लेना होगा। अब देखिए, मैं आपसे मिला हूं, अगर मैं आपको न बताऊं जी तो आपको तो नहीं पता लगेगा कि मैं ब्रिटिश नागरिक हूं। जी जी, सही बात। आप मुझे वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे आप भारतीयों को करते हैं। मैं वहां हो भी आऊं तो किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे कहा गया है कि मुझे वहां नहीं जाना है तो मैं ना जाऊं। इसी तरह से मैं फ्रांचेस्का ओर्सिनी को निजी तौर पे अच्छी तरह जानता हूं। उन्होंने कथा यूके के प्रोग्रामों में मेजबानी भी की है और मेहमान भी बनी है। वो एक बहुत ज़हीन महिला है, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए था कि टूरिस्ट वीज़ा में
क्या क्या उनको परमिशन है काम करने की। हम ज़किया ज़ुबैरी जी की बात कर रहे थे, उनका वीज़ा अप्लाई करना था, उनको आगरा यूनिवर्सिटी ने लेक्चर के लिए बुलाया था। तो हमने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया और लेटर लगा दिया अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा का। हमें सरकार का जवाब आया कि ज़किया जी क्योंकि कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रही हैं, शी कैन नॉट टेक टूरिस्ट वीज़ा, उनको कॉन्फ्रेंस वीज़ा लेना होगा कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। अब देखिए, हमने तो इस पे कोई शोर नहीं मचाया। अभी 26 सितंबर को एक मलयाली एक्ट्रेस है जो ऑस्ट्रेलिया गई, आपने ज़रूर पढ़ा होगा, वो 15 सेंटीमीटर लंबा गजरा उसने पहन रखा था। उस पे 11 लाख रुपए के बराबर ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का फाइन हुआ। अब ये ऑस्ट्रेलिया का रूल है। आप सऊदी अरेबिया में, आज का पता नहीं, जब हम क्रू थे, आप अपने धर्म की कोई किताब वहाँ नहीं ले जा सकते थे। अगर आप ले जाएंगे हनुमान चालीसा या भगवत गीता या बाइबल, तो वो उसको नष्ट कर देंगे। एनसीईआरटी बुक में, यहाँ तक कि जो वहाँ एनसीईआरटी बुक है उसमें भी जो धार्मिक पर्व के चैप्टर हैं वो पन्ने निकाल दिए जाते हैं ना जी। जी। अब ये वहाँ का रूल है। तो अगर हम उस रूल को माने, अच्छा दूसरी बात ये है कि भाई आप कहें जी हमें ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति को थोड़ा सा लीनियंट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जब हम कहते हैं कि हमारा संविधान सबके लिए बराबर है। एक आदमी, एक औरत है गुजराती जो आती है वहाँ लंदन में टूरिस्ट वीज़ा पे, वो लोगों के घर सफाई का काम करती है, कैश लेके पैसे इकट्ठे करके आ जाती है। वो भी वीज़ा का उल्लंघन कर रही है। एक आदमी किसी होटल में वेटर का काम करता है 5 महीने, उसका वीज़ा है 6 महीने का, और वो कैश लेके वापस आ जाता है, वो भी गलत कर रहा है। वीज़ा का उल्लंघन जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है, उसे मानना पड़ेगा कि ये उससे गलती हुई। और अगर गलती हुई, अगर वो पास्ट में ऐसा करती रही और वो ब्लैकलिस्ट हुई हैं, तो उन्हें ये सॉरी कह के कहना चाहिए कि मैं भविष्य में वही वीज़ा लूँगी जिसकी मुझे ज़रूरत है। और जिन लोगों ने शोर मचाया है, हमारे यहाँ हर चीज़ पे राजनीति होती है। मैंने भाषा के बारे में कहा था, अब भाषाविद के बारे में कह रहे हैं। तो जब भाषा पे राजनीति होती है तो भाषाविद पे भी राजनीति होती है। तो राजनीति को आप रोक नहीं सकते। ये तो, और देखिए हिंदी साहित्य में एक लंबे अरसे से राजनीति और विचारधारा बहुत स्ट्रांग रही है। मेरा मानना है साहित्य में विचार जरूरी है, क्योंकि विचार रचना के भीतर से बाहर आता है। विचारधारा बाहर से आरोपित होती है, वो साहित्य को पैम्फलेट बनाती है। आपसे बातचीत करके बहुत आनंद आया। कोई एक रचना, आप कविताएं भी लिखते रहे हैं जी। और कहानियां भी लिखते रहे हैं, कोई एक रचना का अगर याद हो आपको, कुछ सुनाना चाहते हो, या युवा पीढ़ी को, अपने दर्शकों को, साहित्य प्रेमियों को कुछ बताना चाहते हो जो भारत और दुनिया भर में हैं, जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हों, वो अपने समय, समाज, परिवेश और धरती के लिए, साहित्य के लिए, भाषा के लिए क्या कुछ करें, क्या करना चाहिए, तो ऐसा कुछ बताना चाहें तो उससे बात हम देखिए, मैं क्या है कि जब कोई कहानी वगैरह की बात करेंगे तो और लंबी बात हो जाएगी। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ कि जैसे हम हमेशा सोचते हैं कि कोई देश हमारे लिए क्या कर रहा है, चाहे वो अपना देश हो, चाहे जो हमने अपनाया हुआ देश हो। मैंने एक बार सोचा कि जो देश है जहां हम बसने गए हैं, वो अपने प्रवासियों से क्या कहता है। तो वो कहता है, जो तुम न मानो मुझे अपना, हक तुम्हारा है। जो तुम न मानो मुझे अपना, हक तुम्हारा है। यहां जो आ गया एक बार, बस हमारा है। क्या बात। जो तुम न मानो मुझे अपना, हक तुम्हारा है। यहां जो आ गया एक बार, बस हमारा है।
तरह तरह के परिंदे बसे हैं आके यहाँ, तरह तरह के परिंदे बसे हैं आके यहाँ, सभी का दर्द मेरा दर्द बस खुदारा है, यहाँ जो आ गया एक बार बस हमारा है। और फिर कहा है कि नदी की धार बहे आगे मुड़ के ना देखे, नदी की धार बहे आगे मुड़ के ना देखे, न समझो इसको भंवर अब यही किनारा है। क्या बात। मैं ये प्रवासियों को कहना चाहता हूं कि जिस देश को आपने अपनाया है उसकी भी आपसे कुछ अपेक्षाएं हैं, आप वहां भी खरा उतरिए। जो छोड़ आए बहुत प्यार है तुम्हें उससे, जो छोड़ आए बहुत प्यार है तुम्हें उससे, बहे बयार जो समझो न तुम शरारा है, यहां जो आ गया एक बार बस हमारा है। ये घर तुम्हारा है इसको न कहो बेगाना, ये घर तुम्हारा है इसको न कहो बेगाना, मुझे तुम्हारा तुम्हें अब मेरा सहारा है, यहां जो आ गया एक बार बस हमारा है। वाह क्या बात है तेजेंद्र शर्मा जी। मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी आप अपना बना चुके होंगे इस कार्यक्रम में। आप कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवश्य अवगत कराएं। अगले सप्ताह मैं फिर ऐसी ही किसी शख्सियत के साथ फिर आपसे मिलूंगा। साहित्य तक देखते रहें, साहित्य तक के बारे में अपनी राय से अवगत कराते रहें। धन्यवाद तेजेंद्र जी, आपका भी बहुत 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 शुक्रिया।